Hello everyone, good morning to all of you. So let's start with the newspaper discussion of 6th of November 2021. So before that, if you want the PDF of this particular video, you can go to Study Score Official on Telegram and search for this. You'll get this particular pic as my as DP, and you can get the PDF from there only. Okay, so let's start with the newspaper discussion. The first topic that we have to discuss today is edible oil prices cut. Okay, so the prices of most major cooking oils have dropped. Now they have dropped relatively to what they have increased, right? पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जो एडिबल ऑयल्स प्लस पेट्रोल डीजल हर टाइप के ऑयल का प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो रहा है. तो आज देखा गया है दिवाली के नेक्स्ट डे द प्राइसेस हैव ड्रॉप्ड समवॉट. नाउ इसके लिए तीन रीजंस दिए हैं गवर्नमेंट ने. फर्स्ट इज ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्लोबल प्राइसेस. देखिए हमारे प्राइसेस इसलिए इंक्रीज हो रहे थे बिकॉज ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, इसलिए हमारे प्राइसेस भी इंक्रीज करने पड़ रहे थे. उसके अलावा कुछ ड्यूटी कट्स किए हैं गवर्नमेंट ने, यानी कि कुछ ड्यूटीज़ को कम कर दिया गया. जो टैरिफ्स वगैरह ड्यूटीज़ वगैरह गवर्नमेंट लगाती है उसको कुछ कम कर दिया गया है एंड स्टॉक के लिमिट को कुछ प्रिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, ये तीन रीजंस दिए गए हैं जिसके कारण एडिबल ऑयल के प्राइसेस रिसेंटली मतलब कम होते हुए देखे जा रहे हैं. इसके अलावा द नेशनल एवरेज रिटेल प्राइस, जो रिटेल प्राइस क्या होता है? रिटेल प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर एक पर्टिकुलर पर्सन किसी दुकान से कोई सामान खरीदता है. तो जो नेशनल एवरेज रिटेल प्राइस है फॉर कुकिंग ऑयल, इट शोड बहुत ही कम चेंज हुआ है उसके अंदर. एंड स्पेशली जो मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल है, दैट इज द ओनली प्रोड्यूस डोमेस्टिकली. ये सिर्फ नॉर्मली हम बहुत ही कम इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर हम सिर्फ डोमेस्टिकली इसको प्रोड्यूस करते हैं. इट्स ऑल राइज इन प्राइसेस. तो इसके अंदर कोई भी कमी नहीं देखी गई है. इसका प्राइस अभी भी बढ़ रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसके. इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्शन के बारे में कुछ ट्रेंड्स देखते हैं जो इंडिया के अंदर है. नाउ इट इज नेचुरली एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, सरसों के बीज जो होती है, इस तरह सरसों का बीज होता है, इसके अंदर से सरसों का तेल निकाला जाता है. तीन टाइप के सरसों होते हैं. मस्टर्ड आर ऑफ थ्री टाइप्स, ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट. ओके, इंडिया की बात करें तो इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स. देख जैसे कि फर्स्ट इज रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल. जैसे आप रिफाइंड ऑयल यूज करते होंगे वो रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल होता है. सेकंड इज ग्रेड वन. ग्रेड वन जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसे कच्ची घानी बोलते हैं, जैसे आप खाने वगैरह में यूज करते होंगे, आप देखते होंगे उसके ऊपर कच्ची घानी सरसों तेल लिखा होता है. एंड थर्ड इज ग्रेड टू, दैट इज नॉन एडिबल. तो इसे ग्रेड टू को खाया नहीं जाता है. ग्रेड वन एंड रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल को यूज किया जाता है इन हाउस होल्ड के काम के लिए. इसके अलावा इट्स डिमांड हैज इंक्रीज्ड, मतलब पिछले 5 से 10 साल का अगर देखें हम तो लगातार मस्टर्ड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है. क्यों? फर्स्ट रीजन इज राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स. देखिए जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, वैसे वैसे वो अच्छी प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं. तो पहले अगर वो किसी लो क्वालिटी का ऑयल यूज कर रहे थे अपने खाने के लिए, तो अगर किसी पर्सन का इनकम बढ़ जाएगा तो अब वो अच्छे ऑयल की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, जैसे कि सरसों का तेल, राइट, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है. देखिए सेकंड वही है कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इसके कारण भी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है. तो जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में लगातार अवेयरनेस बढ़ रही है डिफरेंट चीज़ों के लिए पीपल के बीच में, तो उसके कारण हेल्थ बेनिफिट्स की जो अवेयरनेस है वो भी काफ़ी फैली है, उसके कारण भी लोगों ने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. थर्ड पॉइंट इज दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम बोथ अर्बन प्लस रूरल एरियाज. तो ये शो कर रहा है कि अर्बन एरियाज में तो है ही, साथ ही जो रूरल एरियाज, जो गांव के इलाके हैं, उसके अंदर भी काफ़ी डिमांड बढ़ी है सरसों के तेल की. फोर्थ इज डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन इन बोथ फूड एंड नॉन फूड एप्लीकेशन. तो जैसा हम जानते हैं, आप अपने घरों में यूज़ करते होंगे, तो सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल है, इट इज़ नॉट ओनली यूज फॉर फूड, सिर्फ फूड के लिए यूज़ नहीं होता है. इसके अलावा नॉन फूड आइटम्स के लिए भी, बॉडी के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी बहुत अलग अलग जगहों पर यूज़ किया जाता है इसको. इसके अलावा इंडिया इज अमंग द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल. ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट द बिगेस्ट कंज्यूमर, इट इज अमंग द बिगेस्ट कंज्यूमर. सो ये बिगेस्ट कंज्यूमर्स में से एक है. इसके अलावा चाइना जो है, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड इन द वर्ल्ड. सरसों जो प्रोड्यूस होता है उसमें सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है. और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये तीन ऐसी कंट्रीज है, तीनों मिलाकर पूरे वर्ल्ड का 90% से ज्यादा मस्टर्ड जो है उसका प्रोडक्शन करती है. ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया जो है कंज्यूमर में भी फर्स्ट पे नहीं है और प्रोड्यूसिंग में भी फर्स्ट पे नहीं है, लेकिन बट कंज्यूमिंग भी वन ऑफ द बिगेस्ट है और प्रोड्यूसर भी वन ऑफ द बिगेस्ट है. ठीक है, इसके अलावा रिसेंट कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, जैसे कि कोविड ने इट हैज डिसरप्टेड द सप्लाई चेन ऑफ मस्टर्ड ऑयल ड्यू टू टेम्पररी शटडाउन ऑफ सेवरल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स. जहां पर सरसों को सरसों तेल में कन्वर्ट किया जाता था, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स काफ़ी बंद हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड. इसके अलावा अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. देखिए लगातार जैसे कोविड ने हिट किया था तो बहुत सारे फार्मिंग कम्युनिटीज़ थे जिनको मतलब प्रॉपर सीड्स, प्रॉपर पैसा वगैरह नहीं आ रहा था, उसके कारण वो न्यू थिंग्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे. उसके कारण भी जो मस्टर्ड है उसका ग्रोथ बहुत कम हो गया, उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो गया. एंड थर्ड इज लेबर शॉर्टेजेस. ऑब्वियस सी बात है, कोविड के कारण जो हमने लॉकडाउन्स वगैरह लगाए थे उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लेबर शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, राइट. कोई लेबर्स वगैरह हर जगह पे अवेलेबल नहीं थे एंड ऑल. Now the last point is that supply has also been hit due to temporary shutdown of hotels and restaurants. देखिए ये लोग डिमांड क्रिएट करते थे, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स डिमांड क्रिएट करते थे, उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा सरसों तेल का प्रोडक्शन होता था. बट
जैसे ही लॉकडाउन हुआ वैसे ही होटल्स रेस्टोरेंट्स ये सब तो बंद हो गए, राइट, काफ़ी ज़्यादा बंद हो, काफ़ी दिनों तक बंद भी रहे, उसके कारण डिमांड इन्होंने बंद कर दी। तो डिमांड जैसे इन्होंने बंद की तो इस मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन भी कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया तो फार्मर्स ने उगाना कम कर दिया, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट मस्टर्ड ऑयल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आदि शंकर स्टैच्यू। देखिए, आपने अगर कल न्यूज़ सुना होगा तो पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली ये स्टैचू को ओरिजिनेट किया है, इनॉग्रेट किया है। इन कहाँ पे देखिए किया है, केदारनाथ टेम्पल के अंदर उत्तराखंड में, इसको जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है केदारनाथ, वहीं पर इस स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया है। ये स्टैचू जो है 12 फीट्स की है, 35 टन का वेट है, एंड ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज मेड अप ऑफ क्लोराइड छिस्ट रॉक, ठीक है। सो अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो आपको इस रॉक के बारे में पता होगा, ज्योग्राफी में आपने इस रॉक के बारे में पढ़ा होगा। ये रॉक बहुत ही हार्ड होता है एंड कैन विदस्टैंड रेन एंड हार्श क्लाइमेट, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर धूप, बहुत ज़्यादा बारिश, सनलाइट कुछ भी आएगा तो इसको ये रॉक जो है संभाल सकता है। एंड बेसिकली क्यों किया जा रहा है, बिकॉज देखिए जो आपको याद होगा 2013 में जो फ्लड्स आए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था उत्तराखंड के इन पर्टिकुलर एरियाज में, केदारनाथ के एरियाज में, राइट। उसके अंदर ये पर्टिकुलर जो स्टैचू था वहाँ पर ऑलरेडी एक समाधि घाट थी जो कि आदि शंकर जी की समाधि घाट थी, वो टूट गई थी, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए कि दोबारा अगर कोई भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है तो उससे हम बच सकें, इसलिए ये एक ऐसा रॉक को यूज़ किया गया है जो कि रेन, सनलाइट और हार्श क्लाइमेट हर चीज़ को सह सकता है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर जो स्टैचू का चीफ आर्किटेक्ट है उनका नाम है अरुण अरुण योगीराज, सॉरी ये अरुण है, अरुण योगीराज। इसको इस मैसूर में बनाया गया था और चिनूक हेलीकॉप्टर, इसके बारे में आपने सुना होगा, चिनूक हेलीकॉप्टर को यूज़ करके उसको मैसूरू से एयरलिफ्ट किया गया और उसको उत्तराखंड में लाया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए जहां पर ये आदि शंकर है इसके आसपास देखेंगे तो एक समाधि स्थल भी है, इनका समाधि स्थल। दिस इज कॉल्ड एज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ आदि शंकर दैट वाज वॉश्ड अवे इन 2013 फ्लड्स। 2013 फ्लड्स में समाधि घाट टूट गई थी, उसको फिर से बनाया गया है और उसके बीच में आदि शंकर जी की स्टैचू बनाई गई है। इसके अलावा कोकोनट वाटर हैज बीन यूज्ड टू पॉलिश द स्टैचू टू ब्रिंग आउट हिज शाइन। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखिए नारियल के पानी से इसको पॉलिश किया गया है ताकि इसका शाइन लगातार बना रहे, ठीक है, और आगे भी किया जाएगा, नारियल के पानी से इसको पॉलिश किया जाएगा। नाउ स्कल्पचर शोज आदि शंकराचार्य इन अ सिटिंग पोजीशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए पोजीशन में इनको शो किया गया है। आदि शंकराचार्य के बारे में अगर थोड़ा सा हम स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन ले तो ही वॉज बॉर्न इन केरला, ही इज अ इंडियन मिस्टिक एंड फिलोसफर ऑफ 8th सेंचुरी, ठीक है, 8th सेंचुरी में ये हमारे यहाँ थे। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज जगत गुरु, इनको यूनिवर्सल टीचर बोला जाता है। देखिए इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था अद्वैत वेदांता। ही हेल्प्ड कंसोलिडेट द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत वेदांता। क्या है अद्वैत वेदांता? देखिए ये कहते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा इज आइडेंटिकल विद ब्राह्मण। ओके, इन्होंने ब्राह्मण क्या बोला है, व्हाट इज ब्राह्मण? इन्होंने बोला है ब्राह्मण इज प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, प्योर कॉन्शियसनेस मतलब जो हमारी अंदर अंतर आत्मा है, जो हमारी अंतर आत्मा है ना, दैट इज एक्चुअली आवर आत्मा। तो इनका कहना है जो हमारा आत्मा है वही हमारा ब्राह्मण है एंड देयर इज नो डिफरेंस इन दैट, ठीक है। सो ये आत्मा को ही गॉड बोलते हैं, आत्मा को गॉड बोलते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि गॉड इज नथिंग एल्स बट इट इज प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो ये आत्मा को गॉड के साथ डायरेक्टली लिंक करते हैं। देखिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 4 मठ बनाए थे, मठों की स्थापना की थी 4। पहला बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा पुरी, द्वारका एंड श्रृंगेरी, ठीक है, इन 4 जगहों पर मठ बनाए गए थे। लेकिन देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एक मठ को एक वेद फॉलो करना था, हर एक मठ को अलग अलग वेद फॉलो करने को बोला गया था। देखिए जैसे कि पुरी का जो मठ है वो ऋग्वेद को फॉलो करता है, श्रृंगेरी यजुर्वेद को, द्वारका सामवेद को और बद्रीनाथ अथर्ववेद को, ठीक है। इसके अलावा देखिए इनके जो गुरु थे उनका नाम था गोविंद भगवत पद, ठीक है। इनके अंदर इन्होंने ज़्यादातर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, इन्होंने सारी टीचिंग्स ली है अपनी, और उनके अंदर ही रोट कमेंट्रीज ऑन एक्सप्लेनिंग द सटल मीनिंग्स बिहाइंड इन स्क्रिप्चर्स। देखिए उस टाइम जितने भी वेद थे, उपनिषद थे, इन सब के ऊपर जो एक्स्ट्रा, ओके, सबसे पहले कमेंट्रीज का होते हैं, देखते हैं कमेंट्रीज। देखिए कोई भी अगर पर्टिकुलर एक बुक ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, अगर एक ऑलरेडी बुक प्रेजेंट है तो मुझे सपोज कि इसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ है, ठीक है, तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में जो लिखा जाता है ना, इसको एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेन, उसी को कहते हैं कमेंट्री। उसको कहते हैं कि इस पे कमेंट्री की गई है। जैसे आपने सुना होगा वेद के ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज की गई है, कमेंट्रीज मतलब उसको सिंपल लैंग्वेज में सिंप्लीफाई किया गया है, उसको इजीली समझाने की कोशिश की गई है। तो उसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, कल्चर्स, इन सबको ईजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, समझाने के लिए इन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी है, ठीक है, आदि शंकराचार्य ने। ही स्प्रेड मैसेज ऑफ वेदास, जैसा हमने अभी देखा, एंड ही सेड दैट ब्राह्मण और प्योर कॉन्शियसनेस, जैसा मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि ब्राह्मण को ही इन्होंने प्योर कॉन्शियसनेस माना है, जो कि अंतरात्मा को ही इन्होंने गॉड माना है, इज द एब्सोल्यूट रियलिटी। वो बोलते हैं यही एब्सोल्यूट रियलिटी है दैट इज अटेनेबल बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमंस कभी अचीव कर सकते हैं। और जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसके हम आसपास रह रहे हैं, दैट इज एन इल्यूजन, वो उसमें कुछ भी नहीं है। एक्चुअल जो थिंग है दैट इज एन दिस पर्टिकुलर थिंग, जो प्योर कॉन्शियस, जो अंतरात्मा है, वही सब कुछ है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट आदि शंकराचार्य। लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट इज कि फाइजर आपको एक पता है मेडिसिनल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उन्होंने अभी रिसेंटली कोविड का पिल बनाया है। पिल क्या होता है? जो कि ओरल पिल, देखिए इस तरह के होता है ना, इसे कहते हैं ये मतलब ऐसा पिल होता है जिसको हम डायरेक्टली खा सकते हैं। अभी तक कोविड के लिए जितने भी हैं क्या है वो सबके सब इंजेक्शन है, ठीक, इंजेक्शन है जो कि इंट्रावीनस इंजेक्शन बोलते हैं इनको, जो कि हमारे वेन्स में डाला जाता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर वो चला जाए, वो पर्टिकुलर वायरस का एक छोटा सा सैंपल जाए ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सके। बट रिसेंटली देखिए दो पर्टिकुलर कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने पिल बनाए हैं। पिल मतलब जिसको हम खा सकते हैं, गोली की तरह, टैबलेट की तरह खा सकते हैं। फर्स्ट इज मर्क, ठीक है, मर्क की कंपनी है। सेकंड बन गया फाइजर। देखिए फाइजर के बारे में देखते हैं। फाइजर इज एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल पिल बनाया है इन्होंने टू ट्रीट कोविड, और 89% सक्सेस रेट बता रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 89% से ज़्यादा सक्सेस रेट है, वो जो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को कम कर देगा। जो भी पर्सन इसकी दवाई खाएगा वो मतलब उनको हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का इशू नहीं आएगा, मतलब ड्यू टू कोविड, ठीक है। इसके अलावा ऑलरेडी एक कंपनी थी जिनका नाम था मर्क ने ऑलरेडी एक पिल लॉन्च कर दिया जिसका नाम था मोल्नुपिराविर। ओके, इसका मर्क वाले का नाम है मोल्नुपिराविर और फाइजर वाले का नाम क्या है? पैक्सलोविड। यहाँ देखिए आप, पैक्सलोविड। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में कि पैक्सलोविड रिसेंटली सीनी न्यूज़ क्या है। सो आपको डिफरेंट चीज़ें बता सकता है, बट आपको ध्यान रखना है पैक्सलोविड क्या है। देखिए पीछे ओविड है ना, कोविड जैसा आ रहा है, तो इससे आपको याद रखना है कि फाइजर का कोविड का पिल है। और मोल्नुपिराविर को इस तरह याद करना है आपको। ये भी पूछ सकता है कि रिसेंटली सीनी न्यूज़ मोल्नुपिराविर क्या है, तो आपको बताना है कि इट इज़ अ ओरल पिल दैट इज फॉर कोविड-19, ठीक है। इसके अलावा जो फाइजर का पिल है जो अभी रिसेंटली आया है, इट इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद एन ओल्ड एंटीवायरल। तो ये मतलब अकेला नहीं दिया जाता है, इसके साथ में एक और एंटीवायरल दवाई दी जाती है जिसका नाम है राइटोनाविर, ठीक है। तो राइटोनाविर प्लस पैक्सलोविड दोनों को साथ में दिया जाता है। द ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पिल्स, टोटल 3 पिल्स देने होते हैं, गिवन ट्वाइस डेली, यानी कि एक दिन में 2 बार देना होता है और 3 पिल्स देने होते हैं, ठीक है। मर्क जो इससे पहले ऑलरेडी निकाल चुका है मोल्नुपिराविर, उसका जो प्राइस है वो $700 है फॉर 5 डे थेरेपी, ठीक है। 5 दिन के टोटल थेरेपी के लिए वो 700 का मेडिसिन दे रहा है मर्क। तो क्या है, जो लो इनकम कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो इसको इतना ज़्यादा वो कर नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फाइजर एक अच्छा सस्टेनेबल ऑप्शन हो सकता है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है जो हमें प्रोवाइड करेगा। देखिए मर्क जो है उसको ऑलरेडी यूके उसको अप्रूव कर चुका है, और जो फाइजर है इसने अभी टेस्टिंग फेज में है, तो इसने अभी अपना अच्छा डेटा दिया है कि 89% है, लेकिन अभी इसने फाइनली इसको मार्केट में नहीं आया है अभी, ठीक है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट फाइजर का न्यू पिल। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट स्टबल बर्निंग। सो स्टबल बर्निंग एक स्टडी के अनुसार ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे लंग के हेल्थ को। देखिए पंजाब में एक स्टडी की गई है, उसके अनुसार जब देखा गया है कि जो पॉल्यूशन होता है फ्रॉम स्टबल बर्निंग, इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द लंग फंक्शन, वो हमारे लंग फंक्शन को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और इट इज़ पर्टिकुलरली हार्मफुल टू वुमेन्स। देखिए बोला गया कि वुमेन्स इससे ज़्यादा खतरे पर है। इसके अलावा द कंसंट्रेशन ऑफ PM 2.5 कैटेगरी ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, हमें पता है कि PM 2.5 होता है, PM 10 होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो एयर के अंदर सस्पेंड होकर हमारे बॉडी के अंदर हार्म क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो जो PM 2.5 कैटेगरी है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, ध्यान रखिएगा अनबर्न्ड होता है, विच आर मोस्ट हार्मफुल टू रेस्पिरेटरी हेल्थ, दे आर फाउंड टू इंक्रीज मोर देन ट्वाइस। देखिए ये 2 गुने से ज़्यादा बढ़ जा रहा है जब भी स्टबल बर्निंग होती है। अगर हम उसके आसपास हैं, वो अगर हम उस पर्टिकुलर एयर में रहते हैं और उसमें सांस लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी नॉर्मल केसेस में अगर जितना PM 2.5 जाता है उसका डबल हो जाता है, मतलब डबल क्वांटिटी में PM 2.5 हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। इसके अलावा देखिए WHO ने एक प्रिस्क्राइब किया हुआ है एक लिमिट की, इस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा PM 2.5 हेल्दी नहीं है। बट जो भी स्टबल बर्निंग में रहता है ना, वो उसका तो 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा हो जा रहा है इस WHO के स्टैंडर्ड से, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इंडिया का CPC भी है, ये समझिए। देखिए WHO जो है वो ग्लोबल लेवल पे है और इंडिया का जो है वो CPC भी है, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। WHO ने एक पर्टिकुलर लिमिट प्रोवाइड की है कि जो हमारा ये है, जो हमारा स्टबल बर्निंग, जो हमारा PM 2.5 है, ये एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। CPC भी जो है इंडिया का है, उसने इंडिया की सिचुएशन से इस चीज़ को मैच किया और देखा कि जो ऑलरेडी इंडिया का PM 2.5 है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री सही से काम नहीं कर पाएंगे एंड ऑल। तो इंडिया ने क्या किया, अपना ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया है। तो जितना भी WHO का है ना, उससे थोड़ा सा 10 to 15% ज़्यादा रखा है इंडिया ने, कि इतना हम अब फिलहाल के लिए कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप ध्यान दीजिएगा, CPCB ने ऑलरेडी काफ़ी कम कर रखा है, इसके बावजूद जो हमारा स्टबल बर्निंग के कारण जो पॉल्यूशन होता है वो 10 to 15 टाइम्स जा रहा है WHO से, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टबल बर्निंग का इशू। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो ये छोटा सा टॉपिक आ जाया है कि हाउ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वर्क्स। तो आपने देखा होगा कि यमुना को क्लीन करने की बात की जा रही है दिल्ली के अंदर, और उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है। तो उससे अगर हम जनरल आइडिया ले कि कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स काम करते हैं, तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा।
ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो प्री में या फिर मेंस में वगैरह में डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि मेन कॉजेज ऑफ रिवर पॉल्यूशन क्या होते हैं। दे आर, जो ड्रेन्स होते हैं दे पंप सीवेज, सीवेज यानी कि जो गंदा पानी है, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट वाटर होता है उसको जब भी रिवर के अंदर डाल दिया जाता है तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ रिवर पॉल्यूशन। ठीक है, बाकी उसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण रिवर्स पॉल्यूट होते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू सम लॉज दो ड्रेन्स होने चाहिए हर एक एरियाज में, दो ड्रेन्स होने चाहिए। पहला फर्स्ट शुड बी स्टॉर्म वाटर ड्रेन। देखिए, जब भी बारिश होती है, बारिश के कारण जो पानी इकट्ठा होता है, दैट पानी जो है, ये पानी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है रिवर के रिचार्ज का। मतलब रिवर से जो पानी लगातार कम होता है तो उसके फिर से वो रिवर का पानी आ जाए, उसके लिए रेन वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन होता है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन क्या होता है कि वो रेन वाटर को एक जगह इकट्ठा करता है और वो रिवर तक पहुंचाता है ताकि रिवर के अंदर फिर से पानी का फ्लो बढ़ जाए। और एक सेकंड ड्रेन होता है, इसे कहते हैं सीवेज ड्रेन। ठीक है, सेपरेट सीवेज ड्रेन। पहली बात तो इसे कभी भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन के साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए टेक्निकली, बिकॉज स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो होता है वो बिल्कुल साफ पानी होता है, रेन वाटर को लेके घूमता है। लेकिन जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ड्रेन होता है वो गंदा पानी लेके घूमता है। ठीक है, नाले होते हैं जो अलग अलग एरिया से गंदा पानी लेकर के एक जगह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, सो टेक्निकली दोनों का भी मिक्स नहीं होना चाहिए। बट दिल्ली में ऐसा देखा गया है जो सीवेज प्लांट्स हैं वो इस स्टॉर्म वाटर प्लांट्स के अंदर घुस गए हैं, मतलब दोनों साथ में आ गए हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पानी गंदा हो जा रहा है यमुना का। ठीक है, दिस इज अ मेजर कॉज इन दिल्ली की यमुना में पानी गंदा होने का। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, जो सेपरेट सीवेज प्लांट है, इससे पानी को डायरेक्टली एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजा जाता है ताकि वहां से पानी को साफ किया जा सके। अब देखिए, चलिए समझते हैं कि क्या इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सीवेज ड्रेन्स हैं, जो नाले हैं, वहां से पानी वाटर इज टेकन टू एसटीपी। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे लेके जाया जाता है। उसके बाद वहां पर एक, जैसे गेट पे जाते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा फिल्टर होता है, देयर इज अ कोर्स फिल्टर। ठीक है, उस फिल्टर एंट्रेंस पे ही टू ट्रैप द लार्ज फ्लोटिंग वेस्ट, जो स्टार्टिंग में ही अगर आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े जैसे पॉलिथीन्स वगैरह हैं, वो सब कुछ भी है ना, तो उसको स्टार्टिंग में ही रोक दिया जाता है। देखिए, जैसे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, जब नीचे की तरफ आएगा, देख रहे हैं बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े वाटर के यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर एक बड़ा सा एफ्लुएंट लगाया जाता है, बहुत बड़ा सा एक स्क्रीन लगा दिया जाता है, जिससे कि जो जितने भी बड़े बड़े प्लास्टिक वगैरह होते हैं ये सब रुक जाते हैं यहीं पर। ठीक है, इसके बाद देखिए, जब यहाँ पर बड़े बड़े प्लास्टिक रुक गए, उसके बाद देन वाटर इज देन पंप टू अ लार्ज ओवरहेड टैंक। उसके बाद क्या होता है, उसको फिर ऐसे करके एक ओवरहेड टैंक में भेजा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ओवरहेड टैंक में भेजते हैं कि कैसे वो मतलब पंप किया जाता है, उसको ऊपर की तरफ पंप किया जाता है। फ्रॉम वेयर इट फ्लोज टू डिफरेंट चैम्बर्स, अलग अलग चैम्बर्स में जाता है और दो स्क्रीन से पास करता है। पहला होता है मीडियम स्क्रीन, दूसरा होता है फाइन स्क्रीन। देखिए, जो मीडियम स्क्रीन है वो 20 mm के साइज तक सारे के सारे पार्टिकल्स को रोक देता है, और जो फाइन स्क्रीन है वो 5 mm तक के सारे पार्टिकल्स को रोक सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए दो स्क्रीन है, यहाँ पर स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन। तो इस तरह जो स्क्रीन है ना, अलग अलग इंटेंसिटी के स्क्रीन्स लगाए जाते हैं। कुछ स्क्रीन ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े पार्टिकल्स को रोकते हैं, कुछ उससे भी छोटे, फिर उससे भी छोटे, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन्स लगाए जाते हैं। इसके बाद वो ग्रिड चैम्बर में जाता है, ये देखिए, उसके बाद ये ग्रिड चैम्बर में जा रहा है। ठीक है, ग्रिड चैम्बर में वेयर हैवी पार्टिकल सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर देखिए, जितने भी हैवी पार्टिकल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, देख रहे हैं नीचे की तरफ वो सारे के सारे डिस्पोज हो रहा है। ऊपर की तरफ पानी नॉर्मल है, और जितना भी हैवी पार्टिकल सबके सब नीचे हो जाते हैं, और जिसको वहीं से डिस्पोज करा दिया जाता है। ग्रेड डिस्पोजल, जो हैवी पार्टिकल्स है वो यहीं से बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद देन थ्रू एन एरेशन चैम्बर, उसके बाद उसको एरेशन चैम्बर में भेजा जाता है जहाँ पर ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ ये जो प्राइमरी क्लैरिफायर है, ये एक एरेशन चैम्बर होता है। ठीक है, इसके अंदर ऑयल, ग्रीस, इन सबको रिमूव करने का काम किया जाता है। कैसे करते हैं, बाई एडिंग एयर टू इट। ठीक है, इसके बाद जो भी पॉल्यूटेंट्स अब बच जाते हैं, इसके बाद जो भी पॉल्यूशन, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए प्राइमरी क्लैरिफायर में भेज के इसको ओवरहेड टैंक में भेजा, एरेशन चैम्बर है, यहाँ से एयर कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एयर जाता है। एयर में जब जाता है तो उसके कारण सारे के सारे जितना ऑयल, ग्रीस है, सबको सब निकल जाता है। यहाँ तक जब हो जाता है, देख रहे हैं ये सीवेज पंप वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे होते हैं। इसके बाद देखिए, अभी यहाँ पर जो भी पॉल्यूटेंट्स बचे होंगे वाटर में, दे आर इधर डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड। या तो वो डिजॉल्व रहेंगे या फिर वो सस्पेंडेड रहेंगे, बिकॉज जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो सब निकल चुके हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो वाटर के अंदर डिजॉल्व है, बस वही बचते हैं। अब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वो पानी में लगातार फ्लोट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले उनको निकालना है, तो सबसे पहले क्या क्या करना होता है, उनको नीचे सेटल कराओ। ठीक है, किसी तरीके से अगर वो सेटल हो गए तो हम उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टाइनी है, तो इनको एक्सक्रीट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनको बैठाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर फेरिक एलम को मिलाया जाता है। ठीक है, वाटर के अंदर फेरिक एलम नाम का एक कंपोनेंट मिलाया जाता है, एलिमेंट मिलाया जाता है। इसके बाद सेकंड चैम्बर में इसमें पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलाया जाता है। तो जब फेरिक एलम और पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों मिल जाते हैं ना पानी के अंदर, तो जितने भी छोटे छोटे फाइनल हैवी पार्टिकल्स हैं सबके सब नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और उसको इजीली बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इजीली जितना भी एक्सक्रीटा है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वाटर देन अगेन गोज टू एरेशन चैम्बर। उसके बाद एक और एरेशन चैम्बर में जाता है जहां पर कुछ बैक्टीरियाज को रखा गया है, जो कि जितने डिजॉल्व पार्टिकल्स बच गए होते हैं ना, उन सबको फिनिश कर देता है, उन सबको डिजॉल्व कर देता है, और नेक्स्ट
टैंक में भेज देता है। जैसे नेक्स्ट टैंक में जाता है वहाँ पर कुछ और बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अमोनिया को फिनिश करते हैं, ठीक है। सो आप देख रहे हैं बैक्टीरियाज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, पार्ट होता है एसटीपीज के अंदर, ठीक है। जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं सबके अंदर बैक्टीरियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो अमोनिया को भी फिनिश कर देते हैं। फाइनली जो क्लीन वाटर होता है उसके अंदर बीओडी बहुत ही कम होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ही कम होता है, दैट इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो जैसा आपको पता है बीओडी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये वो डिमांड है, अगर एक पर्टिकुलर पॉन्ड है, ठीक है, उसके अंदर जो भी वाटर है और उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उस पॉल्यूटेंट्स को कंज्यूम करने के लिए कितना उसका डिमांड है, मतलब कितना ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज बीओडी, ठीक है। अब देखिए बीओडी जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि पॉल्यूटेंट उतना ज़्यादा है, बीओडी अगर ज़्यादा है इसका मतलब वो सिचुएशन खराब है, ठीक है। बीओडी जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो ये आप समझ गए, ये सारा का सारा था कि हाउ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वर्क्स, ठीक है। तो शॉर्ट में इसको हम देख लेंगे। ओके, ये भी हमने देख लिया। फाइनली सरफेस वाटर को डिस्चार्ज करके रिवर वगैरह में इस पानी को फिर से छोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टी ट्राइब्स इन असम। देखिए टी ट्राइब्स है तो आप एक गैस ले सकते हैं कि असम साइड में होगा कहीं, तो ये असम में है, ठीक है। अब रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज असम का जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है टू रिजर्व द सीट्स इन स्टेट मेडिकल कॉलेजेस फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम टी ट्राइब्स कम्युनिटी। तो जो ये कम्युनिटी है उसके कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। नाउ ये है कौन, सॉरी ये है कौन, टी ट्राइब्स। दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ ट्राइबल एंड बैकवर्ड कास्ट पीपल ब्रॉट बाय ब्रिटिश कॉलोनियल प्लांटर्स एज लेबरर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। हमें पता है कि 18th सेंचुरी के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए थे, जब उन्होंने वेस्ट बंगाल एंड असम एंड इस एरियाज में जब टी प्लांटेशन स्टार्ट किया तो उनके पास उस टाइम उतने अच्छे लेबर्स नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, बिहार, यूपी, इन सब एमपी, इन सब एरिया से उन्होंने क्या किया, लेबर्स को उठाकर इन एरियाज में डालना स्टार्ट कर दिया, असम, वेस्ट बंगाल, सब एरिया में डालना स्टार्ट कर दिया और उनको उनसे काम कराने लगे, ठीक है, एज प्लांटर्स उनसे काम कराने लगे। इसलिए क्या है, देखिए हेट्रोजीनस है, मतलब सबके सब सेम एथनिसिटी के नहीं है, दे आर मल्टी एथनिक। कुछ झारखंड के हैं तो उनका अलग ट्राइब्स है, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं उनका अलग ट्राइब है, कुछ महाराष्ट्र के, कुछ एमपी के, कुछ बिहार के, ऐसे ऐसे अलग अलग है, तो वो सबके सब मल्टी एथनिक है। उसके कारण क्या हुआ, दे आर हेट्रोजीनस एंड दे आर एथनिक, बट वो अभी साथ रह रहे हैं, इसलिए उसको कंबाइनली उनको टी ट्राइब्स बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दे कंप्राइज 18% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस असम, ठीक है। असम की टोटल पॉपुलेशन का 18% है, जो कि अराउंड 65 लाख है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1/5 पॉपुलेशन जो है असम की वो अभी टी ट्राइब्स है, मतलब कि जो बाहर से आ रखी है, जो बाहर से लेबरर्स की तरह आई हुई थी, वो पॉपुलेशन है। इसके अलावा दे फॉलो हिंदुइज्म, सरनाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, ये 3 रिलीजन्स को वो नॉर्मली फॉलो करते हैं। एंड उनका एक फोक डांस है जो कि बहुत ही फेमस है, झुमैर। ये झुमैर छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब एरियाज में भी मनाया जाता है, बिकॉज हम जानते हैं कि ये लोग वहीं से आए थे, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को काफ़ी अच्छे से अडेप्ट किया है, ठीक है। ओके, नाउ आज का लास्ट टॉपिक अगर देखें हम तो इट इज़ अबाउट इथोपिया एंड टिग्रे फोर्सेस। देखिए कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, कल हमने इसका पूरा बैकग्राउंड जाना था, तो आप चाहे तो आप पिछले वीडियो पे जाकर एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इथोपिया का एग्जैक्ट कैसे मैकेनिज्म चल रहा है, क्यों टिग्रे फोर्सेस का उनका मेन इशू हो रहा है, हम यहाँ पर आज का न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि जो इथोपिया है वो सीड कंट्रीज में आता है। सीड कंट्रीज याद है, कल मैंने आपको बताया था जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसको याद करने का एक तरीका है सीड। देखिए सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया एंड डिजिबूटी, ये 4 है। तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज सोमालिया, सो दिस इज इथोपिया, ठीक है। ये एरिट्रिया है, ये सोमालिया है और यहाँ पे जिबूटी है, तो ये 4 कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। तो अगर आप इथोपिया को देखेंगे, इथोपिया में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। देखिए उसमें से एक कम्युनिटी की जो टॉप में आप देख रहे हैं ना, ये टिग्रे, यहाँ पे टिग्रेज रहते हैं, टिग्रेज। तो ये टिग्रेज जो है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल कर रहे हैं। रिबेल पहले वो देखिए 1991 से लेकर के 2012 तक वो ऑलरेडी गवर्नमेंट में थे। टिग्रे फोर्सेस ऑलरेडी ये एक मिलिटेंट ग्रुप था जो कि बाद में पॉलिटिक्स में आ गया और इन्होंने अपना गवर्नमेंट बनाया और ये 2012 तक उसमें रहे, ठीक है, पावर में रहे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इलेक्शन जो हुआ है उसमें 2018 में अभी अहमद नाम के एक पर्सन है, इनको प्राइम मिनिस्टर की तरह चूज किया गया है, ये पीएम है, ठीक है। और इन्होंने ये टिग्रेस के अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट इन द सेंस कि वो जितने भी टिग्रे के करप्ट लीडर्स थे उन सबको उन्होंने निकाल दिया है। तो टिग्रेस ने क्या किया है, देखिए अगर आप ध्यान देखें 2020 से क्या हुआ है, लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं और लगातार दिक्कतें बढ़ गई हैं। अभी अनाउंसेस मिलिट्री ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड बट फाइटिंग कंटिन्यूज। देखिए लगातार दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नमेंट के बीच में और जो टिग्रे फोर्सेस हैं, इन दोनों के बीच में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, अगर आप इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इथोपिया के मैप को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए इथोपिया, नाउ अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये इथोपिया है। इथोपिया का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट या टिग्रे है, टिग्रे। अभी तक देखिए, अभी तक ये पूरा पार्ट ऑब्वियसली ये है तो सारा का सारा गवर्नमेंट के अंदर था, लेकिन क्या किया है, जो ओरिजिनल जो ऊपर वाला पार्ट है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, इसका नाम है मकेले। मकेले जो है इसको टिग्रेज ने अपने कैप्चर के अंदर कर लिया, ठीक है, अपने अंदर कैप्चर कर लिया है। उसके बाद वो धीरे धीरे अब साउथ की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने डेजी को भी कैप्चर कर लिया है, ठीक है। देखिए टीपीएलएफ ने जो है दिस सीजेस सिटीज ऑन मेन हाईवे लीडिंग टू द कैपिटल, और कैपिटल देखिए एडिस अबाबा, दिस इज एडिस अबाबा, ये इथोपिया का कैपिटल है। वो धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ कंसर्न और
जैसे कि जो हमारे जो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर है अभी अहमद, उन्होंने कहा है कि हमें साथ में मिलकर इससे फाइट करनी चाहिए, करनी होगी, ठीक है, इनके साथ मिलकर फाइट करनी होगी। सो दिस वाज ऑल। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स। दिस इज अ स्मॉल इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड एंड वी वांट टू हेल्प एज मेनी पीपल एज वी कैन, एंड लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स ट्राई टू keep this together. Okay, thank you.